अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिव्यू में खुशामदीद। मैं हूं शहबाज राना और मेरे साथ हैं कामरान यूसुफ। नाज़रीन, हुकूमत ने कल अपना तीसरा जो बजट है वो पार्लियामेंट में पेश किया। उसके ऊपर बहस जारी है, मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। उस हवाले से आज मशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने एज यूजुअल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़ताब किया। एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी जो तमाम तर जो अपनी इकॉनमी की जो अच्छी चीज़ें थी उसका क्रेडिट लिया, और वो तमाम चीज़ें जो इकॉनमी में ठीक नहीं हुई हैं, या तो उन्होंने उसका जो जिम्मेदार ठहराया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पिछली हुकूमत को, या फिर उन्होंने जिम्मेदारी जो थी वो कोरोना वायरस के ऊपर डाल दी। उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा मसला है जो आइंदा आने वाले साल में भी रहेगा वो कर्ज़ों की अदायगी है, और इस साल जो अगला माली साल शुरू होने जा रहा है उसमें भी कोई 2900 अरब रुपए के जो है कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी होगी। मजीद उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कर्ज़ों की अदायगी का इतना बड़ा मसला ना हो तो हुकूमत जो है वो गरीबों की फलाह व बहबूद के ऊपर खर्च कर सकती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बहस करेंगे, लेकिन आज हम प्रोग्राम आपके सामने लेके आए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के साथ जो इकॉनमी को कवर करते आ रहे हैं, जो बजट को और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर करते हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। थोड़ी देर में हम आपके सामने ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। उससे पहले कामरान के पास एक आज बहुत बड़ी खबर है। क्या एक होने जा रहा है भारत और चीन के दरमियान, और उसका पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल शहबाज, जैसे कि बहुत से लोग शायद जानते होंगे कि चीन और भारत के दरमियान गुज़श्ता कई हफ्तों से लद्दाख और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मुतनाज़ा इलाका है उनके दरमियान बहुत अरसे से कशीदगी जारी है। गुज़श्ता हफ्ते भी हमने जिक्र किया था कि उनकी कोर कमांडर लेवल पे एक मुलाकात हुई ताकि इस मसले को हल किया जा सके। उसके बाद जो भारत का सरकारी मीडिया है, ज़राए से कुछ उन्होंने ऐसी खबरें चलाई कि शायद ये मामला तय पा गए हैं और जो चीन की अफवाज हैं वो 5 मई की पोजीशन से पीछे चली गई हैं। लेकिन सरकारी तौर पर ना तो चीन ना ही भारत ने इसकी तस्दीक की। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं कि हालात ठीक होने के बजाय मजीद गंभीर हो रहे हैं, बल्कि चीन जो है वो अपनी पोजीशन पे डटा हुआ है। जो हमारे सिफारती ज़राए भी बता रहे हैं और जो पाकिस्तान में लोग हैं जो इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, इस वक्त जो इशू है, अगर आम सादे अल्फाज में आपको समझाएं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर, जिस तरह हमारे यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में बात करते हैं, क्योंकि वो परमानेंट बॉर्डर नहीं है, उसमें जो एक तब्दीली अब आई है, चीन की जी अफवाज ने कुछ ऐसी पेशरफ्त की है कि वहां पर लद्दाख में एक सड़क तामीर की थी भारत ने जो 250 किलोमीटर लंबी है, जिसका बुनियादी मकसद जो भारत की अफवाज हैं उनको जो अपनी तरसील करनी होती है उसमें उनको फैसिलिटेट करना है। लेकिन जो अब जो नया स्टेटस को बना है, अब वहां पर पोजीशन ये है कि जो चीन ने पेशकदमी की है, अब वो जो 250 किलोमीटर की जो सड़क है, जो शराह है लद्दाख में, उसको अब भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इसके अंदर जो आपने जिक्र भी किया, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक तो उनके मिलिट्री लेवल पे दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त बातचीत चल रही है, लेकिन हमारी इत्तला ये है कि चीन की जो आला क़यादत है उन्होंने मोदी सरकार को ये पैगाम भिजवाया है कि अब चीन की अफवाज सिर्फ इसी सूरत में पुरानी वाली पोजीशन में जाएंगे जब तक भारत की तरफ से ये कमिटमेंट या जमानत नहीं दी जाती कि जो जम्मू एंड कश्मीर या जो मकबूजा कश्मीर का जो 5 अगस्त 2019 को जो खसूसी स्टेटस चेंज किया था भारत ने, उसको वो वापस नहीं लेते। ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में इकदाम है। सरकारी तौर पर चीन और भारत इस हवाले से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इस्लामाबाद में जो सिफारती हलके हैं वो किसी हद तक इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, और दूसरा इस स्टोरी को सेकंड भी कर रहे हैं कि भारत में भी आपको पता है कि इस हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि इस वक्त हिकमत अमली है क्या भारत की, कि किस तरीके से चीन जो है बकौल उनके वो भारत के इलाके में आकर के बैठा हुआ है, लेकिन भारत की हुकूमत बिल्कुल खामोश है। इस सिलसिले में जिस खबर की मैं बात कर रहा था कि उनके एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, ऑथर भी हैं, प्रवीण स्वाने, उन्होंने भी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें इस बात की वो तस्दीक कर रहे हैं कि चीन ने ये हाईएस्ट लेवल पे मुतालबा किया है भारत की क़यादत से कि वो जम्मू एंड कश्मीर का जो खसूसी हैसियत है उसको बहाल करें। तो मेरे ख्याल में शहबाज ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दफ्तर खारजा के जो कुछ लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि शायद ये पहला मौका है कि वैसे तो चीन पाकिस्तान को हमेशा कश्मीर के ऊपर सपोर्ट करता है, लेकिन ये पहला मौका है कि जो चीन और भारत के दरमियान एक जो स्टैंड ऑफ है उसको उन्होंने डायरेक्ट
लिंक किया है जो जम्मू एंड कश्मीर की सूरत हाल है और खास करके जो 5 अगस्त को उसकी खसूसी इसका मतलब है कामरान साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और खासतौर पर जो जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स जिसका हम जिक्र करते आ रहे हैं कि हमें एक उम्मीद थी कि दुनिया की तरफ से एक रिस्पांस आएगा चीन के इशू के ऊपर, OIC की तरफ से रिस्पांस आएगा, वो उस तरह का रिस्पांस नहीं आया। और जो कश्मीर का इशू जो उठना चाहिए था, जो वहां पे एक कर्फ्यू की सूरत हाल है और 300 दिन से गालबन 310 दिन से भी अब ज्यादा इस बात को हो गए हैं कि वहां पे भारत की तरफ से काफी जो है वो सख्तियां की हुई है वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके ऊपर, तो इंटरनेशनल रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद कोरोना वायरस का मसला आया तो वो चीजें शायद पीछे चलेगी। अब आप ये कह रहे हैं कि चीन की आला क़यादत की तरफ से भारत को यह पैगाम दिया गया है कि अगर आप यहां से हमसे कोई कंसेशन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि चीन ने वहां पे फॉरवर्ड किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो उसको 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पे वापस जाना पड़ेगा, जिसमें जो सबसे बड़ी चीज थी वो जो भारत के आइन में एक तरमीम करके जो उसका एक खसूसी स्टेटस था कश्मीर का वो खत्म किया गया। तो आप आगे क्या देख रहे हैं, क्या वाकई भारत इस बात को मान लेगा या भारत कश्मीर को, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा मसला है ये, जो भारत का कश्मीर का जो स्टेटस है उसको वो वही रखेगा पोस्ट 5 अगस्त 2019 और उस पर थोड़ा सा लद्दाख के इशू के ऊपर वो कंप्रोमाइज कर लेगा? देखिए, ये बहुत मेरे ख्याल में जो इस वक्त मोदी सरकार के लिए ना बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें, जब पाकिस्तान के साथ हल्की सी भी कोई बात होती है तो आपको पता है कि उनके मीडिया से लेकर उनके तमाम बुजरा पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन खुद जो भारत के अंदर भी ऐसी इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं जो वो ये कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है चीन और भारत के बॉर्डर पे, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि कारगिल के बाद शायद ये सबसे संगीन सूरत हाल है, लेकिन जो भारतीय सरकार की खामोशी है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। तो क्या भारत इस मुतालबे पर मानेगा कि वो कश्मीर के स्टेटस को बहाल करे? मेरे ख्याल में ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इसमें जो चेंज जो आया है, मतलब मेरे और भी बहुत से लोगों से बात हुई, क्योंकि लद्दाख भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइना उस पर कहता है कि वो हमारा सॉवरेन टेरिटरी है। अब हुआ यह है कि भारत के अंदर भी ये कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जो 5 अगस्त का गलत इकदाम मोदी सरकार ने किया वो पूरे जो खित्ते में जो स्टेटस को है उसको बदल दिया है, जिसकी वजह से चीन को मजबूरन अब इस हवाले से इंटरवीन करना पड़ रहा है। और इस हवाले से मेरे ख्याल में एक और जो बड़ी आम पेशरफ्त हुई, अमूमन जो चीन के सिफारतकार हैं बड़ी नबी तुली बात करते हैं। 2 रोज पहले ही जो पाकिस्तान में चीन का सिफारतखाना है उनके तर्जुमान ने एक चाइनीज स्कॉलर का आर्टिकल शेयर किया और उसके बाद बड़ी खलबली मच गई भारत के अंदर भी। और उस आर्टिकल का बेसिकली लुब्बे लुबाब ये था कि 5 अगस्त को भारत ने जो यूनिलैटरल एक्शन लिया है उससे खित्ते में जो सूरत हाल है मजीद पचीदा हो गई है। जो कश्मीर का मसला है वो मजीद उसमें जो है ना वो तनाव आ गया है और अब जो इसकी इक्वेशन है उसमें चीन भी खामोश नहीं बैठ सकता। और चीन के सिफारतकार की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से बाकायदा तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पे इस आर्टिकल को शेयर करना, इसका मतलब यह है कि अब चाइना इवन के पब्लिकली भी इस बात का इजहार कर रहा है कि जो कुछ इकदामात भारत ले रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बल्कि इसी हवाले से जो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं मसूद खान, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो बहुत सिफारतकार भी रहे हैं, चीन में पाकिस्तान के सफीर भी रहे हैं, UN में भी वो अपनी पाकिस्तान के लिए वो काम करते रहे हैं। उन्होंने भी ये पब्लिकली कहा है कि चीन की क़यादत ने भारत को यह पैगाम पहुंचाया है कि ये जो आपकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है कि आप जो अपने बॉर्डर्स रीड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस सारी मूव को किस तरीके से इसका एडवांटेज लेता है, क्योंकि जो लोग चीन की सिफारतकारी से जानते हैं एक बात बड़ी वाज़ेह है कि चीन अपनी सॉवरेंटी के ऊपर 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और ब्रेक पे जाने से पहले एक और पॉइंट यहां पर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि माजी में अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान और चीन का भी सरहदी तनाज़ा रहा है, लेकिन 1963 में दोनों ममालिक ने खुश असलूबी से अपना जो ये तनाज़ा था उसको हल कर लिया। लेकिन वो जो अग्रीमेंट है अभी भी अवेलेबल है, आप पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको चेक कर सकते हैं। उसको लिंक किया गया है कि जब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का मामला हल होगा तो वो जो ट्रीटी है वो दोबारा रीओपन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो चीन और भारत के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है उसका ताल्लुक कश्मीर से भी है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक चीन और भारत का जो सरहदी तनाज़ा है
वो भी हल नहीं होगा। तो ये बड़ी एक पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, और मेरे ख्याल में अब मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो सामने आकर के लोगों को बता नहीं रहे कि चीन उनके ऊपर किस तरह का दबाव बढ़ा रहा है। इस पे कामरान, हम आइंदा आने वाले दिनों पे ये जो डेवलपमेंट नाज़रीन, इसके ऊपर हम फॉलो इसको करते रहेंगे और देखेंगे कि चीन कैसे फर्दर रिएक्ट करता है और भारत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। यहां पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बजट के ऊपर दोबारा डिस्कशन जारी रखेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर खुश आमदेद। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और उसमें मुशीर खजाना और जो हुकूमत की मुआशी टीम है उन्होंने भरपूर कोशिश की कि एक मस्बत तस्वीर पेश की जाए। जो विफाकी बजट 2020 और 21 पेश करने की जो पेश किया गया, और खास करके मुशीर खजाना जो हैं, जो मुश्किल सवाल थे वो जो अपने उनके कोलीग्स थे बल्कि वो मजाक कर रहे थे, लेकिन शायद उन मुश्किल सवालों का उनके पास जवाब भी नहीं था। इस हवाले से अपोजिशन अपना रिएक्शन दे चुकी है। बिजनेस कम्युनिटी का तबसरा भी आपने सुना, इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। तो आज जैसे शहबाज ने भी शुरू में जिक्र किया था, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं, खास करके वो जर्नलिस्ट जो कई सालों से ये बजट कवर कर रहे हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो किस तरीके से लेते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं खलीक कयानी साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, आप इनका नाम पढ़ते रहते हैं, डॉन अखबार में इकोनॉमी पे बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत अरसे से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खलीक कयानी साहब। और उनके साथ हैं मेहताब हैदर साहब, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ के लिए लिखते हैं और इनके आर्टिकल्स भी आप पढ़ते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो शहबाज, मेरा ये ख्याल था कि हम बहुत सी बातें जो प्रोग्रामों में करते हैं, कैमरे के पीछे हमारा पर्सपेक्टिव कभी कभार कुछ और होता है और जब कैमरे के सामने आते हैं तो कुछ और बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कभी कभी आवाम को जो कैमरे के पीछे जो बातें होती हैं वो भी बतानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आगाज़ करते हैं खलीक कयानी साहब से, बगैर किसी लगी लिपटी बात के, कैमरे के सामने नहीं बल्कि जो कैमरे के पीछे आप बात करते हैं, अगर इस बजट के बारे में आपसे कहा जाए आपका क्या क्या रिएक्शन होगा, कैसे देखते हैं आप इसे? मेरा ख्याल मैं तो ये कहूँगा कि जो हफीज़ शेख साहब की अपनी डिस्क्रिप्शन है ना, वो सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन है इस बजट के बारे में, कि दीज आर एस्पायरेशंस, कि हम ये नंबर्स अचीव करना चाहते हैं। कैसे होंगे ये उन्होंने भी कहा कि जी अल्लाह के आसरे के ऊपर छोड़े, हमारी नीयत बड़ी अच्छी है, नेक नीयती से इसके ऊपर काम करेंगे और फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जी सिचुएशन इतनी अनसर्टन है कि जी हम कोई भी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई भी इस यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता कि आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद क्या सूरत हाल होगी। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है कि जो सूरत हाल है और उसकी बेसिस के ऊपर जो उन्होंने बजट बनाया, उन्होंने मतलब उन्होंने कहा भी इन सो मैनी वर्ड्स, और लगता भी यह है कि उन्होंने जो हालात वाक़यात हैं उनके ऊपर अपने इकानमी को छोड़ दिया कि जी इस माहौल में जो टैक्स देना चाहे, जैसे आसानी के साथ कोई टैक्स देना चाहे वो दे दे, और जितनी आसानी के साथ हम किसी को सपोर्ट कर सकें वो कर सकें। और उसी की बेसिस के ऊपर अगर कोई सूबे ये समझते हैं कि हमारी जो फोरकास्ट हैं या जो प्रोजेक्शंस हैं वो अनरियलिस्टिक है, तो वो रियलिस्टिक अपने बजट बना लें। उनकी हो सकता है फोरकास्ट हमसे अच्छी हो, तो उसकी बेसिस के ऊपर बना लें और उसी की बेसिस के ऊपर फिर ताकि ये पता चले कि एंड ऑफ द डे उनके नंबर ठीक है। आप ये बात कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब ने मुल्क की इकॉनमी को ऑटो पायलट के ऊपर गालबन छोड़ दिया। आपका बात करने का मकसद ये है क्या? क्योंकि आप तकरीबन 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया आपको बजट कवर करते हुए, तो इस तरह की जो कैफियत है कि जहां पे आपने टैक्स टारगेट्स आपने रखे हुए हैं लेकिन उसके पीछे जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे, आपका प्राइमरी डेफिसिट का जो नंबर है वो आप जानते हैं कि वो रियलिस्टिक नहीं है। माजी में आपने देखा होगा इस तरह के नंबर्स जो है एम्बिशियस किस्म के रखे जाते हैं लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वर्किंग होती है, थोड़ा बहुत गैप होता है। ये वाली जो सिचुएशन है जी कि ठीक है हमने एक कोशिश कर रहे हैं, एस्पायरेशन है, लेकिन हम एग्रेसिवली इसको फॉलो नहीं करेंगे। आपने अपने जो जर्नलिज्म का आपका कैरियर है, इस तरह की सिचुएशन पहले देखी है? मेरा ख्याल है इस दफ़ा थोड़ा सा और रिलैक्स माहौल उन्होंने कर दिया। अदरवाइज ये नंबर्स आपने देखा, हम सारे हमेशा करते रहे, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करता है वो ओवर एम्बिशियस है, और मैंने अक्सर अखबारों में देखता हूँ कि जी एम्बिशियस का टारगेट, ओवर एम्बिशियस का वर्ड जो है वो अक्सर यूज़ होता है। तो इस दफ़ा शायद उसकी रियल एप्लीकेशन शायद कुछ ज़्यादा है, और उसी की वजह से शायद हम ये देखते हैं कि जी तकरीबन 1000 अरब के इजाफी टैक्स की बजट बात करता है
सकता है, लेकिन वो किस बेसिस के ऊपर होगा, कैसे होगा, उसके लिए मेजर्स क्या है, क्योंकि हमें रिलैक्सेशन और रियायतें तो ज़्यादा नज़र आती हैं। शायद अगर ये कहा जाए कि इकानमी ग्रो करेगी और उनके जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर बढ़ेगी, तो हो सकता है कि 200-250 अरब 300 अरब का तो शायद ऑटोमेटिक अगर इकानमी इम्प्रूव करे तो वहाँ से आए। बाकी 600-700 कहाँ से आएगा, मुझे तो काफ़ी सस्पेंशन। अल्लाह दी अल्लाह ही जाने। अल्लाह के आसरे पे। अल्लाह मेहताब साहब, आप क्या समझते हैं कि ये बस अल्लाह के आसरे पे ही है? जिस तरह लोग कह रहे हैं कि वैसे तो अल्लाह का ही आसरा होना चाहिए, जिस तरह की हमारे हुक्मरान है, जिस तरह के कोरोना पे भी लोग कहते हैं कि अल्लाह के आसरे पे छोड़ दी है, तो आप इस बात की तस्दीक करते हैं, इंडोर्स करते हैं कि अब ये जो बजट वाला जो माशी मामला है ये भी अब अल्लाह के आसरे पे जिस तरफ ले गए चले जाएंगे? देखिए, मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि मुझे ये लगता है कि बाकी पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह का अनसस्टेनेबल किस्म का बजट और एम्बिशियस बजट पेश करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल है गिव अप कर दी है। गिव अप इस तरह से कर दी है कि आप ये देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद भी डिस्क्राइब किया है, अगर वो खुद इसको एस्पिरेशंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और ये कहेंगे तो फिर लोग ये सवाल उठाने में बजाने में होंगे कि क्या ये क्वार्टरली बजट है। जैसे कि आपको पता है कि सवाल भी हुआ कि ये क्वार्टरली बजट है या एनुअल बजट है, तो इससे फिर आप ये भी देखें कि फिर मिनी बजट की बातें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। देखिए, पाकिस्तान में शुरू से एक अनसस्टेनेबल बजट का जो है वो हमने देखा है कि आप अपने जो रेवेन्यूज हैं उनको ओवर एस्टिमेट करते हैं और एक्सपेंडिचर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इस दफा जो है वो उसके पीछे कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर होता है। इस दफा जो चीज मुझे जो सबसे ज्यादा नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि गवर्नमेंट ये डेस्परेटली कोशिश कर रही है कि किसी तरह से IMF का जो प्रोग्राम जो स्टाल्ड है उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए और उसको रिवाइव करके जितनी हद तक उसको लिंगर ऑन किया जा सके उसको चलाया जाए। लेकिन इनको भी पता है कि IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक जो प्राइमरी डेफिसिट है जो कि 0.4 या 0.5 रखा गया है, ये हर किसी को पता है कि उसको अचीव जो है वो नहीं किया जा सकेगा, और जो ओवरऑल डेफिसिट है वो भी मैं समझता हूँ कि उसका नंबर भी जो है वो एम्बिशियस है। नंबर्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी जो आपने कहा कि हुकूमत जो है लगता है गिव अप कर चुकी है, गिव अप करने की आपके ख्याल में क्या वजह है? कि वहां पे प्लानिंग का फुकदान है या हालात ऐसे हैं कि इनकी चीजें उनको समझ नहीं आ रही और कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखें ना, आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब इमरान खान साहब जब कंटेनर पे खड़े थे और लोगों से वादे कर रहे थे तो वो ये कहते थे कि आप देखिएगा जब मैं पहला साल होगा तो मैं FBR का जो रेवेन्यू है वो डबल कर दूंगा, 4,000 के बजाय 8,000 रुपए जमा होगा। तो अब तो जो उनके 2 साल गुजरे हैं और जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हो रहा होगा कि 2 सालों के अंदर जो टैक्स रेवेन्यूज है वो फ्लैट है, बल्कि एक्चुअली अगर आप देखें तो वो नेगेटिव ग्रोथ है। तो अगर इससे तो मुराद ये है कि ये चीजें चल नहीं रही। आप कोविड पे अगर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोविड से पहले भी आप ये देखें कि सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, इकोनॉमी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही थी। और आप ये भी देखें कि जो समरीज इकोनॉमिक APCC को या नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को भिजवाई गई उनमें जो है वो इंटरेस्ट रेट को, हायर इन्फ्लेशन को और इन सारी चीजों को ये कहा गया कि बेसिकली इनकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन। अच्छा, ये डिबेट बड़ी दिलचस्प है खलील कियानी साहब, यही पॉइंट के जिस तरह मेहताब साहब ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने गिव अप कर दिया। अब गिव अप क्या गवर्नमेंट की मौशी टीम ने किया है या इमरान खान साहब ने कर दिया है? क्योंकि इमरान खान साहब, जैसे मेहताब साहब ने भी जिक्र किया, बड़े वादे करके आए थे। और दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट है, हम बैठ के तनकीद तो करते हैं, जो मौजूदा हालात हैं, क्या गवर्नमेंट कुछ बेहतर कर सकती थी या जब आप डूब रहे हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसको प्रोसेस को थोड़ा डिले कर दें? तो आपका क्या नुक्ता नजर है? नहीं, मेरा ख्याल है बात यह है कि मेरा तो ये काम ही नहीं है कि मैं अल्टरनेट ऑप्शंस दूं। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं और मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ जो प्लान वो लेके आएंगे मैं उसी को एग्जामिन करूंगा। लेकिन लोग जो देखेंगे जब आप तनकीद करते हैं, लोग देखें ये सवाल करते हैं कि देखें आप तनकीद तो करते हैं, बताते नहीं है, तो इसका मतलब है लोग कहेंगे शायद इन लोगों के पास भी प्लान नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट कहां से प्लान लाए? जनाब, मेरे पास अगर प्लान होता तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर की जगह बैठा होता, मैं एडवाइजर की जगह बैठा होता। मेरा तो ये काम ही नहीं है। मेरा काम है रोड के ऊपर फिरना, जो काम वो कर रहे हैं उनको वॉच करना, उनकी बेसिस के ऊपर अपनी एक असेसमेंट बनाना। और वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जो सूरत जैसे उन्होंने कहा कि जी गिव अप किया हुआ है, मेरा ख्याल है वो हालात सबको अंदाजा है कि इकोनॉमी में वो सख्त नहीं है कि मजीद किसी के ऊपर टाइट किया, किसी को टाइट किया जाए। अगर इकोनॉमी में सख्त नहीं है
तो फिर क्या वजह है, हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हमने वो जो फंदा है वो अपने गले में डालना है? इकॉनमी में बिल्कुल सकत नहीं, आपने सब्सिडीज काट दी, उसके अंदर FBR का टारगेट अनरियलिस्टिक कर दिया, पेट्रोलियम लेवी आप देख रहे हैं तकरीबन 70-80% इजाफे के साथ तो 450 अरब का टारगेट। तो ऐसी क्या इनकी मजबूरी है आपके ख्याल में कि इन सारे हालात में एक ऐसा बजट का प्लान इन्होंने दिया है जो शायद इंप्लीमेंट भी ना हो, IMF भी खुश ना हो, और जो आवाम और जो बिजनेसेस हैं उनको जो मसाइल है वो भी हल ना हो? तो क्या प्रॉब्लम क्या है इनका? देखें ना, हम जब थोड़ा सा देखते हैं अपना, थोड़ी सी पीछे जाएं तो हफीज शेख साहब आपको पता आज से पहले भी कोई 8-10 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस वक्त जो उनकी सबसे बेहतरीन कामयाबी थी, आपको भी याद होगा कि मैंने उनसे पूछा कि अब आपके 3-3.5 साल पूरे होने वाले हैं, तो आपको आज से 10-20 साल बाद कोई याद रखे तो किस बड़ी अचीवमेंट के ऊपर बंदा याद रखे? तो उन्होंने कहा कि मरीज को ICU में रखना भी तो कोई काम है ना। तो उनकी बदकिस्मती है शायद, या हम सारों की बदकिस्मती है कि हम उस हालात में हैं कि हम फिर ICU में, और ICU में वो कैसे उसको मैनेज करते हैं, ये जो ICU का एक्सपर्ट है वही हमें बताएगा। चलिए मेरे ख्याल में एक ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक के बाद एक और जो बड़ा नुक्ता आम है, क्योंकि ये हुकूमत तो कह रही है ना कि कोरोना की वजह से हालात ज्यादा खराब हुए हैं। अब इसके ऊपर भी दो ओपिनियन है। लोग कहते हैं कि कोरोना से पहले क्या इस मुल्क में दूध और शहर की नहरें बह रही थी? तो ये इस ब्रेक के बाद आके बात करेंगे कि कोरोना का हमारी जो बुरी मईशत है उसमें कितना कसूर है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले कामरा ने एक सवाल उठाया था कि जितना भी इकोनॉमिक लॉसेस की बात हो रही है, क्या वजह कोरोना है या कोरोना से पहले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं थी? मेहताब साहब आप बात कर रहे थे कि जी वो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक समरी जाती है जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि कोरोना से पहले पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी, और उसकी वजह उसमें लिखी गई कि आपकी शरह सूद में इजाफा था, हॉट फॉरेन मनी थी, आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन थी, और जो IMF के प्रोग्राम की शराइत थी। लेकिन जो NEC में समरी जाती है उसमें वो पैरा निकल जाता है। तो आपके ख्याल में ये जो प्लानिंग मिनिस्टर ने उसमें से पैरा निकाला, वो कोई दोस्ती का कदम बढ़ाया उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ, या हुकूमत को लगा कि नहीं इतना सच बोला तो वो हजम नहीं होगा, अपोजिशन और मीडिया की तरफ से जो क्रिटिसिज्म है वो जारी रहेगा? आप ये देखें ना, वो तो वैसे उनकी इंटरनल रिफ्ट भी ज़ाहिर करता है। आपको याद होगा मैंने फाइनेंस एडवाइजर से ये सवाल किया था कि चलिए इस साल का तो आप कोरोना की वजह से सारा कुछ कह रहे हैं, ये पिछले साल का नंबर जो है वो इतना बड़ा उसके अंदर रिवीजन हो गई, और मुझे दुनिया में कोई मिसाल बता दें कि इतनी बड़ी रिवीजन जो है वो GDP ग्रोथ के अंदर होती हो। उस पर उन्होंने इनडायरेक्टली असद उमर साहब को मुखातब किया और कहा कि चूंकि प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर चला गया है PBS, तो वो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की बात है उसको जो है वो काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, बुनियादी तौर पे बुनियादी ये सवाल है कि क्या इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो PTI जिस तरह से कहती थी कि हम इसको ठीक डगर पर लेकर आएंगे, वो 2 सालों में उसको ठीक डगर पर लाने में कामयाब हुई है या नहीं हुई? आप देखिए, नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते ना। आपकी रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट, आपकी GDP का साइज कम हो गया, आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो गई, और पिछले 2 सालों का नहीं है ये, जब से जो है वो पनामा का केस चला है उसके बाद से इकॉनमी नहीं चल रही। पिछले 5 साल से इकॉनमी नहीं चल रही। उसमें नून लीग के भी आखिरी 2 साल हैं, 2-2.5 साल इनके हो गए। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 2014 में एक धरना हुआ, उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसके असरात आप कह रहे हैं कि आज हमारे सामने वो आ रहे हैं, जो कल बोया था आज हम वो काट रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है कि आप 2016-17 के बाद इकॉनमी मुसलसल जो है वो एक ICU से निकल के दूसरे ICU में चली जाती है। और देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी इकॉनमी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का शहबाज भी आपसे पूछेंगे, मतलब क्या है कि क्या अगर नवाज शरीफ साहब की ऑफशोर कंपनियां थीं, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें डिस्क्वालीफाई करती है तो कानून और आइन के मुताबिक जो भी हुआ, तो क्या उससे मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो जाती है? मतलब ये सवाल करेंगे तहरीक इंसाफ वाले? डेफिनेटली करेंगे जी। हम नहीं कहते कि आप करप्शन के खिलाफ जो है वो कोई मुहिम ना चलाएं। करप्शन के खिलाफ बिल्कुल मुहिम चलनी चाहिए, और करप्शन के खिलाफ कोई भी जो है वो उसको नहीं कह सकता कि आप करप्शन के खिलाफ ना करें। लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क में जो एहतसाब का अमल है, एहतसाब के अमल को आप गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं? कम से कम मेहताब साहब के साथ इस इशू के ऊपर बड़ा पुराना इख्तिलाफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वो जब सियासतदान इख्तिदार में आते हैं
तो अगर वो कहीं किसी न किसी जगह पे हुकूमत को या किसी और जो इदारा है उसको स्पेस देते हैं तो उन अपने जो उनके प्लस एंड माइनसेस होते हैं। किसी जगह पे इनको स्पेस दी गई पिछली हुकूमत ने, किसी जगह पे नहीं दी। ये सिलसिला अभी भी जारी है। कियानी साहब, जो इसमें आज एक दो बड़े जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे जो मशीर खजाना साहब से पूछे गए और उसमें उसको वो टाल गए या उसका जो जवाब था वो सही नहीं आया। आपने भी इशू रेज किया, मैंने भी किया कि जो टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, जो टैक्स की मद में हुकूमत ने 2 सालों में जो छूट दी है वो तकरीबन 2122 अरब रुपए की दी गई। और हमें जो जवाब दिया गया जो चेयरपर्सन FBR की तरफ से था, नहीं हम इसमें फर्दर ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं, पहले इतना शफाफ नहीं होता था और पहली दफ़ा हमने इंट्रोड्यूस करा है। हालांकि ऐसी बात नहीं, आप भी जानते हैं हर साल हम इसके ऊपर कई सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मसला है कि PTI की हुकूमत जो सबसे उसका बड़ा नारा था इस चीज़ का था कि वो माफियाज को तोड़ेगी। अब उस हुकूमत के इक़्तिदार के 2 साल के अरसे में इतनी ज़्यादा टैक्स जो कंसेशन दी जा रही हैं, क्या हुकूमत बेबस है या ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी मनमानियां करती है और पूरी सच्चाई नहीं बताती? ये मसला कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? ये सर ये दोनों चीज़ें ही हैं। जैसे आपने बताया कि ये जो टैक्स एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर है ये हमेशा ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका पार्ट होता है और वो नंबर वो इंक्रीज ही होता जाता है। और मैंने सवाल मेरा यही किया था कि जी अगर आप हर साल कहते हैं कि जी एग्जाम्पशंस हमने कम कर दी हैं तो फिर ये नंबर बढ़ क्यों रहा है, यानी उसकी कास्ट क्यों बढ़ रही है? तो उसका मतलब कम अज़ कम वो सेटिस्फाई तो नहीं कर सके, उन टेक्निकल चीज़ों में हो जाते हैं। लेकिन इस बजट की एक खूबसूरती मैं आपको बताऊं कि वो बहुत अच्छी है, वो ये कि पहली दफ़ा इस बजट में हफीज़ शेख साहब ने आपको बता दिया कि जी ऐसे काम नहीं चलता। और पहली दफ़ा उन्होंने बता दिया कि जी सबको अपनी अपनी सैलरी में से हिस्सा देना पड़ेगा। और इस दफ़ा उन्होंने किसी की सैलरी नहीं बढ़ाई, उसमें ताकतवर भी हैं उसमें कमजोर भी हैं। तो उन्होंने ये बता दिया कि माजरत के साथ वो जो मैंने सवाल भी वहां पे रेज किया था, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेकंड शेड्यूल है वो इस तरह के टैक्स कंसेशन से भरा पड़ा हुआ है और इस दफा भी उसको एक्सपेंड किया है। कुछ उसमें चीज़ों को उन्होंने रैशनलाइज करने की भी कोशिश की है, फ्यूचर में शायद वो कंसेशन कम हो जाए। पाकिस्तान के बड़े जो सरकार आपके जो तालीमी इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी फीस जो एक बच्चे की एक क्वार्टर की एक जो उसका सेमेस्टर होता है उसकी फीस लाखों में जाती है, तो उसको जो टैक्स की मद में छूट दी जाती है क्या वो जस्टिफाइड है? क्या ऐसे हॉस्पिटल्स इस्लामाबाद के अंदर ऐसे VVIP हॉस्पिटल्स, वहां पे एक रात का जो वेंटिलेटर का जो खर्चा है कोरोना से पहले 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो क्या ऐसे इदारों को, ऐसे अस्पतालों को टैक्स की छूट बनती है? जब वहां पे एक मरीज जाता है तो उसको मरीज नहीं लिया जाता, उसको क्लाइंट लिया जाता है। और इस्लामाबाद के अंदर ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पे अल्लाह माफ करे जो मरीज था वो फौत हो गया और उसको वेंटिलेटर पे रख के पैसे कमाए गए और वो इदारे सरकारें पाकिस्तान से टैक्स में छूट ले रहे हैं। नहीं, इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये हमारे कल्चर में शुरू से है कि जी वो कमर्शियल हॉस्पिटल जो है वो जो होती हैं अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके नाम के ऊपर प्लाट लेते रहे, उनके नाम के ऊपर सारे उनके जो अपना इक्विपमेंट है वो उनके नाम के ऊपर इंपोर्ट होती है, तो उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट मैं जो बात कहना चाह रहा था कि एक दफ़ा उन्होंने ये बता दिया कि भाई अब इस तरह मुल्क नहीं चलेगा और अब सबको मतलब अगर गरीब की किसी ग्रेड 7 के बंदे की सैलरी नहीं बढ़ी तो साथ उन्होंने ग्रेड 22 के बंदे की। साहब इसकी फ्लिप साइड भी है, मेहताब साहब मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ, उसकी फ्लिप साइड है कि तनख्वाहें नहीं बढ़ी और ये बहुत रेयर होता है। मेरे नहीं ख्याल कि मुझे लास्ट कब ये हुआ कि आप तनख्वाहें ना बढ़ाएं। इसका मतलब तो दूसरी साइड ये भी है कि अब आपके पास इतना पैसा नहीं रहा कि अब आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने खर्चे काटने पड़ रहे हैं। मतलब होना तो अच्छा ये चाहिए कि आपका रेवेन्यू इतना अच्छा हो कि आप सरकारी मुलाजमीन को भी खुश करें, बाकी लोगों को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी रिलीफ दें। तो जो फ्लिप साइड है वो तो ये है कि आपकी इकोनॉमी मजीद बैठ रही है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इवन सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाना जो है। देखें, वो शहबाज राना साहब ने उस टाइम कह दिया कि जी पॉलिटिशियंस के ऊपर जिम्मेदारी है। पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं, सबके ऊपर जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के ऊपर जिम्मेदारी है। मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें किसमें जिम्मेदारी आप बात करें? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जिम्मेदारी है और किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी? आप ये देखें कि सबसे बड़ी ये जो टैक्स एक्सपेंडिचर्स के एग्जम्पशंस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े पावरफुल इदारे हैं उनकी अभी तक एग्जम्पशंस मौजूद है, जिसमें जजेस भी शामिल है, जिसमें आर्म फोर्सेस भी शामिल है, जिसमें मिनिस्टर्स भी शामिल है, जिसमें गवर्नर्स भी शामिल है। तो ये क्यों है? अगर आप पावरफुल लोगों की जो एग्जम्पशंस हैं वो खत्म नहीं कर सकते तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो पहली बात तो ये है कि वहां पे सिर्फ, लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह से हालात अब हमारी मईशत जिस तरफ जा रही है, खलील कियानी साहब ने भी जिक्र किया कि आइंदा हमारी मजबूरी बन जाएगी, जिस तरह अब हमने इजाफा नहीं किया फिर तो इसमें मतलब सारों को ही नुकसान होगा, अगली दफा काटनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताऊं जी, इस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम ऐसी स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि आज देखें एडवाइजर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की उसमें यही कहा कि जो फेडरल रेवेन्यूज हैं
उनको सूबों को देकर हम अपना बजट माइनस से शुरू करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे जब तक साइज ऑफ द पाए जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, इस केक का साइज नहीं बढ़ेगा, ये मुल्क और ये इकॉनमी नहीं चल सकती। मेहरबानी करें, एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें, रूल ऑफ द गेम तय करें, अकाउंटेबिलिटी करनी है तो सबके लिए एक जैसी करें, इस तरह की 2 नंबर अकाउंटेबिलिटी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये रेज किया, क्योंकि वे फॉरवर्ड भी हमने ढूंढना है कि करना क्या है। और आपने ये कहा ना कि मतलब अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो ये बढ़ेगा कैसे, पॉलिटिकल कंसेंसस क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले ये हम बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान की हुकूमत कितने हालात खराब हो गए हैं कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर पा रहे, मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के लिए शायद पैसा पूरा नहीं पड़ रहा। तो ये मामला सिर्फ तनख्वाहों तक महदूद नहीं है। कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो डिफेंस बजट की सीलिंग वजारत खजाना ने इशू की थी वो 1340 अरब रुपए की थी और बाद में उसमें 51 अरब रुपए की कटौती करके 1289 अरब कर दिया गया। तो क्यानी साहब, जो हीट है अब पाकिस्तान के हर इदारों को महसूस हो रही है, आगे करना क्या है? अगर हम बजट की तरफ देखते हैं तो हमें उसमें कोई रे ऑफ होप जो है हमें वो नजर नहीं आ रही। क्या मामला इसी तरह चलते रहेंगे या आपको एक ब्रॉडर एक पॉलिटिकल कंसेंसस करके जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको आगे लेके चलना पड़ेगा? बिल्कुल जी, जब तक सारे स्टेक होल्डर जो है वो बैठ के एक दफा ये तय नहीं करेंगे कि जी किसका क्या काम है और उसने क्या करना है, जब आप एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करेंगे, जब दूसरे को आप सिखाने की कोशिश करेंगे, जब उनसे आप ज़बरदस्ती काम कराने की कोशिश करेंगे, जब आप लोगों की जो राय है उसको वो करेंगे, ख़राब करेंगे और उसके बरक्स कोई काम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस किस्म के मसाइल होंगे। लिहाजा ये मेरा ख्याल है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है, और ताकि सारों को पता हो कि मैंने ये काम करना और मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। कामरान साहब, सिर्फ समझने के लिए मुझे एक बात समझाइए, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, अगर आपका गलबन 20 से 25 साल का तजर्बा है, अगर हम आपको कल वजीर खजाना बना दें तो क्या आप अच्छे वजीर खजाना बन सकेंगे या आप जो एज ए जर्नलिस्ट है बिल्कुल उधर उस काम से भी फारिग हो जाएंगे? वो तो मैंने डिस्क्लेमर पहले दे दिया कि मेरा वो काम ही नहीं है। मैं जर्नलिज्म कर सकता हूँ, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं अच्छा जर्नलिस्ट हूँ या नहीं हूँ, या इससे बेहतर हो सकता हूँ या बुरा हो सकता हूँ, लेकिन तो बुनियादी तौर पर ये बात कर रहे हैं कि जिसका काम उसको साझा, जी उसका काम उसको साझा। लेकिन मेहताब साहब, यही सवाल अब वे फॉरवर्ड की ना, मुझे यूं लगता है कि ये जो बजट है, हम ज़ाहिर है इस पे 2-4 दिन डिबेट करते हैं, खत्म हो जाएगी। ये एक छोटा सा सिम्टम है जो ओवरऑल आपके मुल्क में अब एक प्रॉब्लम बन गया। मेरे ख्याल में अब आपकी जो मईशत है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया। मतलब मुझे 20 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, मुझे नहीं याद पड़ता, कभी कभार जब जो आप माशाल्लाह से सारे इकोनॉमी कवर करते हैं, मुझे भी शुरू में इत्तेफाक हुआ करने का, तो जिस दिन हमारी खबर फ्रंट पेज पे छप जाती थी तो बड़ा लगता था कि आज इकोनॉमी की खबर हेडलाइन बनी है। अब क्या है कि शायद पॉलिटिकल खबरें तो अंदर के पेज पे छपती हैं, इकोनॉमी की फ्रंट पेज पे छपती हैं। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी के इतने बुरे हाल आ गए हैं कि अब आम आदमी के इंटरेस्ट की अब वो इकोनॉमी स्टोरी है। देखें, बुनियादी तौर पे मैं इसको किसी और एंगल से भी देखता हूं सर। अगर आप पाकिस्तान में देखें 90s की खबरों को देखना शुरू कर दें जो प्रिंट मीडिया में छपी हैं और आज उन खबरों को पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको इस तरह से महसूस होगा कि आप जो है फर्क नहीं कर सकेंगे कि ये 90s में छपी थी या ये जो है वो अब छपी है। वजह क्या है? इश्यूज वही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अब वो सिचुएशन बहुत एग्रीवेट कर चुकी है। अब अगर आपने बुनियादी चीजों को ठीक ना किया तो फिर जैसे कि कैनी साहब पहले कह रहे थे कि इस दफा तो सैलरी बढ़ी नहीं है, अगली दफा शायद कटने की नौबत आ जाए। और देखें, ये डिबेट हुई भी है बजट मेकर्स के आपस में, अच्छा, कि ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज के अगर ऊपर कट लग रहा है तो ये जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, ये अगर दफ्तरों में नहीं आ रहे पूरी तरह, तो इनकी सैलरी क्यों बढ़ाई जाए? ये बाकायदा डिबेट में ये आर्गूमेंट दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर के सामने भी दिया गया है। तो देखें, बुनियादी मसला मैं आपको पेंशन की मिसाल दूंगा। अब पेंशन जो है, मुझे दुनिया में शायद ही कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो हमारी तरह कि जो हर साल अपने एक्सचेकर से निकाल के जो है वो पेंशन के पैसे दे देते हो। तो ये कौन सी बड़ी कोई रॉकेट साइंस है या कौन सा बड़ा एटमी फार्मूला है कि आप उसकी बुनियादी इस्लाहात नहीं कर रहे? अगर आप बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे, पेंशन कमेटी बनाई तो है हमने, वो टास्क फोर्स बनाई है, वो पता नहीं उसका क्या होगा। मतलब देखिए, बनाते हैं किधर जाते हैं? पेंशन कमीशन रिपोर्ट जो है, उससे पहले भी एक सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे डॉक्टर इरशाद साहब जो है वो काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से जब तक डॉक्टर इरशाद साहब सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो रिफॉर्म्स कम अज कम नहीं होंगी।
चूंकि उन्होंने लिमिट ऑन करना है और 5 साल पहले जो है ऐसी गाड़ी रखना है। कि शाह साहब से हमारा एक पता है, बड़ा जज्बाती एक ताल्लुक भी है। आप ये बात बताइएगा कि अभी जो बजट अभी पेश हुआ है तो कुछ दिन इस पे डिबेट भी होगी, कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल सिचुएशन, आपको लगता है कि हुकूमत शायद कहीं ना कहीं को फर्दर कॉम्प्रोमाइज कर ले? कोई जब कंक्लूडिंग स्पीच हो फाइनेंस मिनिस्टर की पार्लियामेंट में, तो उसमें शायद कोई थोड़ा बहुत सैलरीज में भी इंक्रीज वो अनाउंस कर दें, और जो और कुछ जो मैयर्स हैं जिसकी हमें अब समझ नहीं आ रही, तो उसमें वो कोई रेक्टिफिकेशन के लिए कुछ मैयर्स फर्दर अनाउंस कर दें। मेरा ख्याल काफ़ी गुंजाइश है। और जैसे कि पहले भी बात कर रहे थे कि ये तो इनफैक्ट सिर्फ अभी तक नंबर्स के ऊपर अग्रीमेंट हुआ है जो हमने प्रोग्राम आगे लेके चलना है, क्योंकि उसके बगैर जो IMF के साथ हमारा प्रोग्राम है उसके ऊपर ये ब्रॉड नंबर्स हमने सेट किए हैं। इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे कैसे लेके चलना है उसके ऊपर काम करना होगा। और वो कुछ चीज़ें आपको मेरा ख्याल जो वाइंडिंग अप स्पीच है उसमें आ जाएंगी, जो रिवाइज्ड फाइनेंस बिल होगा कुछ उसमें होंगी, और कुछ उससे भी आगे जाके जब IMF के साथ फॉर्मल टॉक्स होंगी किन स्टेप से होगा, और इन सारे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको करने पड़ेंगे, वरना मतलब इतने बड़े होल के साथ पूरा साल तो कंप्लीट नहीं होता। मेहताब साहब, आप कंक्लूडिंग नोट अपना देना चाह रहे हैं, बताएं। मैं ये कह रहा हूं जी कि ये अगर नहीं करेंगे तो एक जो है ना एक एजिटेशन की कैफियत जो है वो भी आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि नंबर्स जो है IMF के साथ जो एग्रीमेंट है ब्रॉडर तो वही रहे, लेकिन उसके अंदर जो माइनर और रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स है वो कीजिए। चले, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 2010 में मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने जो उनके मिड टर्म इलेक्शंस तो कवर किए, तो वहाँ पे एक चीज़ जो मुझे नहीं सुनाई दी वो थी वॉर एंड टेरर। जब पूरी दुनिया के अंदर वॉर एंड टेरर थी और उनके जो मिड टर्म इलेक्शंस थे, उनके जो कैंडिडेट्स थे वो एक ही बात कर रहे थे, इकोनॉमी इकोनॉमी एंड इकोनॉमी। तो पाकिस्तान की भी आज वही हालत हो गई है कि जब तक हम अपने इकोनॉमिक मामला को बेहतर नहीं करेंगे और इकोनॉमिक मैनेजमेंट को बेहतर नहीं करेंगे तो मुल्क के आगे बेहतर तरीके से बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। इसके साथ ही मुझे और कामरान यूसुफ को अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।